नमस्कार साथियों, मैं यामिनी कुमावत आप सभी का स्वागत करती हूँ ज्ञान वेदा द लर्निंग पॉइंट के YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो आज है 13 दिसंबर, जिसका हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारा ज्ञान वेदा का ऐप भी है जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहाँ पे आप फुल कोर्सेज ले सकते हैं, साथ ही साथ PDF और हैंड नोट्स भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ। यू आर नॉट लॉस्ट, यू आर हियर। तुम अभी गुमे नहीं हो, तुम अभी भी यही हो। मतलब कि तुम जो है, जो तुम्हारा लक्ष्य है उसके अंदर अभी भी, उस जंग के अंदर तुम अभी भी हो, तुम वहां खोए नहीं हो, तुम्हें और खोना भी नहीं है। जब तक लक्ष्य तुम्हारा प्राप्त ना हो जाए, जब तक आप अपना हौसला बुलंद रखोगे, तब तक जो है आपकी मेहनत जो है वो रंग लेके आएगी और जो है आपका लक्ष्य क्या होगा, प्राप्त होगा। तो कभी भी अपने जो है लक्ष्य से हटो मत, लक्ष्य के ऊपर जो है ध्यान देते चलो और जो है मेहनत करते रहो और हौसला अपने आप जो है, आपकी मेहनत जो है अपने आप रंग लेके आएगी एक ना एक दिन। तो चलिए फर्स्ट आर्टिकल्स पर हम बढ़ते हैं। यूनिसेफ डे ऑन 11 दिसंबर को सेलिब्रेट किया है। यूनिसेफ क्या है? तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है। ये क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है जो 11 दिसंबर को मनाया गया। ऑल गर्ल्स डिजर्व बेटर, द वर्ल्ड डिजर्व्स बेटर। यहाँ पे बोला गया है सारी गर्ल्स जो है डिजर्व करती है बेटर एंड द वर्ल्ड डिजर्व्स बेटर। दुनिया बेहतर ही हकदार करती है और लड़कियां भी क्या करती है, बेहतर उसका पात्र है। इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया गया है दिसंबर 11 को। 11 दिसंबर को जो है अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया है। कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया है। वुमेन मूव माउंटेन्स, इसकी क्या है थीम? इसकी जो है वो थीम क्या रखी गई है? इसकी रखी गई है थीम वुमेन मूव्स माउंटेन। तो अगर हम बात करते हैं माउंटेन की, तो सबसे पीक चोटी पे कौन सा हमारा माउंट एवरेस्ट है वर्ल्ड के अंदर? तो वर्ल्ड के अंदर जो है माउंट एवरेस्ट आता है, जो कि सबसे हाईएस्ट पीक पर है। जो कहाँ है? ये है नेपाल के अंदर। कहाँ है? नेपाल के अंदर इसका जो है वो माउंट एवरेस्ट वहां पे स्थित है, नेपाल के अंदर। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के अंदर मैं आपको बताऊं तो कुछ माउंटेन्स मैं आपको बताना चाहूंगी। यहाँ पे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के बताती हूँ मैं। ये हमारा भारत है, मतलब ऊपर वाला नॉर्दर्न स्टेट है। ये जम्मू कश्मीर है। यहाँ से आपको पता होगा काराकोरम रेंज आती है। कौन सी रेंज आती है? काराकोरम रेंज आती है। कौन सी? काराकोरम रेंज यहाँ से गुजरती है, जिसके ऊपर कौन सा माउंटेन है? यहाँ पे सबसे इंडिया का सबसे जो चोटी वाला माउंटेन है वो कौन सा है? केटू गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं इसको। केटू गॉडविन ऑस्टिन जो है यहाँ पे पीक पे है। फिर यहाँ पे आती है कौन सी? यहाँ पे आती है लद्दाख रेंज। कौन सी आती है? लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज के ऊपर कौन सा है? तो लद्दाख रेंज पे है एक माउंट राकापोसी। कौन सा माउंटेन है? माउंट राकापोसी। और अगर मैं यहाँ बात करूँ, इसके नीचे आती है जस्कर रेंज। कौन सी आती है? जस्कर रेंज आती है। इसके ऊपर कौन सा माउंटेन है? इसके ऊपर माउंटेन है माउंट कामेट। कौन सा है? माउंट कामेट इसके ऊपर है। फिर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आता है सिक्किम। सिक्किम के ऊपर कौन सा है? सिक्किम के ऊपर है माउंट कंचनजंगा। कौन सा है? माउंट कंचनजंगा यहाँ पर है। और हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ हिमाचल प्रदेश, इधर जो है हमारा जम्मू कश्मीर में और कौन सा आता है? नंदा देवी पर्वत। कौन सा आता है? नंदा देवी माउंटेन भी आता है। तो ये माउंटेन से जो कि मैंने आपको बताया, माउंट गॉडविन ऑस्टिन, काराकोरम रेंज पे माउंट राकापोसी, फिर माउंट कामेट, नंदा देवी और यहाँ पे कंचनजंगा। आपको यहाँ पे मैंने माउंटेन्स बता दिए हैं इंडिया के नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मनाया गया December 12 को। तो 12 दिसंबर को जो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मनाया गया है, जिसकी थीम क्या रखी गई है? जिसकी थीम रखी गई है बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट, बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट अ हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल। बिल्ड द वर्ल्ड, ऐसा हम जो है दुनिया को या फिर दुनिया का ऐसा निर्माण करें जहां पे क्या हो, फ्यूचर किसका हो? हेल्दी फ्यूचर हो, सबका क्या हो? हेल्दी फ्यूचर हो, सुरक्षित स्वास्थ्य के साथ में भविष्य हो। एक्स वाइस प्रेसिडेंट नायडू रिसीव्स द SIA सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड फॉर पब्लिक लीडरशिप। पब्लिक लीडरशिप के अंदर, और हम कह सकते हैं जो प्रोमिनेंट काम करते हैं जिस फील्ड के अंदर, जो अच्छी फील्ड के अंदर काम करता है उसको जो है ये दिया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं जो ग्रोथ की बात करता है, और हम बात करें जो साइंस एंड टेक के अंदर, जो साइंस एंड टेक के अंदर काफ़ी अच्छा रिसर्च करके काफ़ी अच्छा काम किया उसको बढ़ावा देते हैं। और अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो सोशल थिंकर होता है अच्छा, तो उसको उस कैटेगरी के अंदर इसको जो है वो दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ये जो है अवार्ड दिया जाता है। तो एक्स वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं यहाँ पे, तो नायडू जी थे हमारे, जो एक्स वाइस प्रेसिडेंट वेंकट नायडू जी थे। ये जो है हमारे 14th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट थे। कितने नंबर के? 14th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट थे। और अगर हम बात करते हैं 15th वाइस प्रेसिडेंट की, 15th वाइस प्रेसिडेंट की हम बात करते हैं तो ये कौन है? ये है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जी जो है हमारे कौन से नंबर के हैं? ये है हमारे 15th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं। अगर हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की, तो ये जो है ये हमारे आर्टिकल 66 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनका जो है अपॉइंटमेंट किया जाता है। क्या किया जाता है? इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। और वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते किसके? राज्यसभा के। तो एक्स ऑफिशियो जो है वो क्या होते? ये जो है एक्स ऑफिशियो जो है चेयरमैन होते किसके? राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की, जब भी कोई भी प्रेसिडेंट एब्सेंट हो जाता है या फिर रिटायर, अगर हम कहते हैं उसको टर्मिनेट उसका हो जाता है पीरियड, या फिर कह सकते हैं अगर उनकी डेथ हो जाती है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है उनकी पोस्ट पर जो है प्रेसिडेंट के ऊपर बैठ जाता है। और अगर हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की, तो इनकी जो सैलरी है, इनका जो एम्यूलमेंट्स को ही क्या बोलते हैं? इनकी जो सैलरी है ये किसके बेसिस पे दिया जाती है? इनकी जो है एज ए चेयरमैन जो है इनको क्या दिया जाता है? इनकी जो है सैलरी एम्यूलमेंट्स दिया जाता है। तो ये हमने वाइस प्रेसिडेंट की बात की, साथ ही साथ में पॉलिटी की यहाँ पे बात कर ली। आगे बढ़ते। सुखविंदर सिंह सुक्खू टेक ओथ एज अ 15th चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के 15th जो है चीफ मिनिस्टर किसने जो है ओथ लिए, किसके जो है मुख्यमंत्री शपथ लिए? तो ये लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा, इनके द्वारा जो है शपथ ली गई है। तो शपथ कौन देता है? तो जो गवर्नर होता है स्टेट का वही क्या देता है? शपथ देता है, ओथ देता है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वाइस चीफ मिनिस्टर बने। डेप्यूटी सीएम की बात करते हैं तो मुकेश अग्निहोत्री है। और हम गवर्नर की बात करते हैं तो यहाँ कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। अगर तो हिमाचल प्रदेश कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में आपको बताऊं, ये है हमारा यहाँ पे आता है क्या? हिमाचल प्रदेश। क्या आता है? हिमाचल प्रदेश। यहाँ क्या है? यहाँ है उत्तराखंड। क्या है? यहाँ उत्तराखंड। यहाँ पे क्या है? लद्दाख है। क्या है यहाँ पे? यहाँ पे है लद्दाख। यहाँ है लद्दाख। तो हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश की हम बात करते हैं तो यहाँ से जो है यहाँ पे नेशनल पार्क्स की बात करते हैं तो यहाँ नेशनल पार्क कौन से है? नेशनल पार्क्स की बात करते हैं तो यहाँ पे है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। कौन सा? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। और हम बात करते हैं यहाँ पे खीर गंगा नेशनल पार्क। कौन सा है? खीर गंगा नेशनल पार्क। और हम यहाँ बात करते हैं कौन सा है? पिन वैली नेशनल पार्क। कौन सा? पिन वैली नेशनल पार्क। और हम बात करते हैं यहाँ पे नेशनल पार्क की
तो इंद्रकिला नेशनल पार्क, कौन सा? इंद्रकिला नेशनल पार्क। तो ये जो है यहाँ पे नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। ये है हिमाचल प्रदेश की बात। और अगर हिमाचल प्रदेश की बात करते तो यहाँ पे जो है कौन सा पास है? बनिहाल पास। कौन सा है? बनिहाल पास, बनिहाल पास। और यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे रोहतांग पास भी यहाँ से गुजर के जाता है। कौन सा? रोहतांग पास। तो ये है हिमाचल प्रदेश की बात हो गई। भूपेंद्र पटेल टेक्स ओथ एज अ गुजरात सीएम। तो गुजरात के सीएम किसने शपथ ली है पद, सीएम की पद पे? तो भूपेंद्र पटेल के द्वारा जो है पद को ग्रहण किया गया इनके द्वारा। गवर्नर की बात करते हैं, आचार्य देवव्रत गवर्नर है। गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात जो है सबसे जो है हम कहते हैं उसको लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है एज अ कोस्टल स्टेट। तो ये सबसे ज्यादा कोस्टल स्टेट की बाउंड्री को कौन शेयर करता है? ये करता है गुजरात। कौन करता है? गुजरात शेयर करता है। गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात की हम बात करते हैं तो यहाँ की नेशनल पार्क की हम बात करते हैं तो यहाँ पे गिर नेशनल पार्क की बात करते हैं तो यहाँ पे है गिर नेशनल पार्क। कौन सा? गिर नेशनल पार्क। और बात करते हैं तो वंशदा नेशनल पार्क। कौन सा? वंशदा नेशनल पार्क। ये यहाँ पे पार्क से। और अगर बात करते हैं यहाँ पे कौन सा है तो यहाँ पे मरीना नेशनल पार्क है। कौन सा? मरीना नेशनल पार्क है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है? गल्फ ऑफ कच्छ की खाड़ी। कौन सी है? गल्फ ऑफ कच्छ की खाड़ी कहाँ है? तो कच्छ की खाड़ी कहाँ है? यहाँ पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीटी उषा बिकेम्स फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पीटी उषा जी को क्या बनाया गया? एज अ वुमेन प्रेसिडेंट यहाँ पे इनको बनाया गया है। पीटी उषा जी को क्या बनाया गया है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की इनकी जो है इनको क्या प्रेसिडेंट बनाया गया है। फाउंडेड ऑन 1927 को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बनी थी। प्रेसिडेंट जो है पीटी उषा जी को बनाया है। और वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो ये कौन है? अजय पटेल यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है। पीटी उषा जी की बात करते हैं, पीटी उषा जी की बात करते हैं, इन्होंने जो है 4 एशियन गोल्ड जीत चुके हैं। 4 एशियन गोल्ड इन्होंने जो है वॉन कर चुके हैं। और यहाँ पे इन्होंने जो है 7 जो है सिल्वर मेडल जो है इनके द्वारा जो है वॉन कर चुके हैं, सिल्वर मेडल्स। और अगर हम बात करते हैं इनकी तो इनको जो है अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। कौन सा? अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। और साथ में इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। कौन सा? पद्मश्री अवार्ड भी जो है किनको मिला हुआ है? पीटी उषा जी को पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं। ओलंपियन एंड 1970 एशियन गेम्स मेडलिस्ट केनेथ पॉवेल जो है ये क्या हो गया? इनका निधन हो गया है हाल ही में। तो ओलंपियन और 1970 एशियन खेलों के पदक विजेता केनेथ पॉवेल का जो है हाल ही में निधन हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर इज टू सेलिब्रेट एनर्जी कंजर्वेशन डे 2022। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने जो है हाल ही में एनर्जी को कंजर्व करने के लिए दिवस जो है सेलिब्रेट किया है। ये जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पे आई थी सेलिब्रेट करने के लिए, यहाँ पे इनॉग्रेशन करने के लिए या फिर इस ओकेजन के ऊपर ये आई थी। तो यहाँ पे कंजर्व एनर्जी टुडे टू मेक ब्राइटर टुमारो। आज हम कंजर्व करेंगे एनर्जी को तो कल आने वाली पीढ़ी, कल आने वाली जनरेशन, कल आने वाले हमारी जो पीढ़ी होगी उनके लिए क्या होगा? ये बेटर जो है वो क्या होगा? फ्यूचर होगा। ये क्या होगा? बेटर फ्यूचर दिखाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इन्होंने जो है सस्टेनेबल की भी बात की है। किसकी? सस्टेनेबल की भी बात की है। किस तरह से हमें सस्टेनेबल गोल्स जो है उनको किस तरह से हमें अचीव करना है। क्या? सस्टेनेबल गोल्स को किस तरह से अचीव करना है। जब हम बात करते हैं सस्टेनेबल्स की तो सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? ये मतलब होता है कि आज हम जो रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं
वो उनको इतना ही यूज करे ताकि जो है अगले आने वाली समय इतना एक्सप्लॉइट ना करे आज रिसोर्सेज को, ताकि जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए कुछ ना बचे। तो कुछ भी आप यूज कर रहे हो एज अ वाटर, कुछ भी पानी यूज कर रहे हो, कुछ भी आप जो रिसोर्सेज को यूज करके कर रहे हो, तो जितना हो सके उसको है अपने जो है नीड के हिसाब से ही यूज कीजिए, व्यर्थ जो है उसको यूज ना कीजिए। तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन की बात की है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो हमारे माननीय हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यहाँ पे जो है एज अ चीफ गेस्ट यहाँ पे आए थे। इस इवेंट में श्री आर के सिंह, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर न्यू रिन्यूएबल एनर्जी विल एड्रेस दिस ओकेजन को एड्रेस किया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू फेलिसिटेट विनर ऑफ द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड, नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी इनोवेशन अवार्ड और नेशनल पेंटिंग कंपटीशन प्राइजेस यहाँ पे जो है इनके द्वारा दिए गए थे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इन्होंने जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यात्रा पोर्टल भी लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? इलेक्ट्रिक व्हीकल यात्रा पोर्टल लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? यहाँ पे इस पोर्टल के द्वारा जो है, इस पोर्टल के द्वारा जो है जो भी नियरेस्ट, जो भी जिनके भी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनको क्या होगा, नियरेस्ट जो है, नियरेस्ट क्या मिल सके उनको, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का चार्जर मिल सके, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जो है चार्जर उनको मिल सके। तो इसलिए जो है ईवी यात्रा पोर्टल को प्रेसिडेंट जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे जो है ई मोबिलिटी को भी क्या करने वाले, ये इनको जो है प्रमोट करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी को भी यहाँ पे प्रमोट करने की बात की है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अवार्ड्स की। तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2022 के अंदर कितने जो है अवार्ड्स दिए गए हैं, तो हम बात करते हैं फर्स्ट प्राइज में 19 अवार्ड्स मिले, सेकंड प्राइज के अंदर 8 मिले हैं और सर्टिफिकेशन ऑफ मेरिट जो है 21 को मिले हैं। नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी इनोवेशन अवार्ड, नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी जो है इनोवेशन अवार्ड, यहाँ पे टोटल प्राइज जो है मिले हैं 2 फर्स्ट प्राइज के लिए, फर्स्ट प्राइज को 2 मिले हैं, सेकेंड प्राइज वाले को 2 मिले हैं और सर्टिफिकेशन फॉर रिकॉग्निशन भी यहाँ पे 2 मिले हैं। कितने मिले यहाँ पे? 2 मिले हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, कंजर्वेशन की। हम हमेशा सारे दिन कंजर्वेशन की बात क्यों करते हैं? कंजर्वेशन का मतलब है कि हमें किस तरह से लिमिटेड अमाउंट में एनर्जी को जो है कंजर्व करना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? लिमिटेड अमाउंट में एनर्जी को जो है वो क्या करना चाहिए, एनर्जी को जो है कंजर्व करना चाहिए एट अ डिस्पोजल, एनर्जी को कंजर्व करना चाहिए एट डिस्पोजल। जैसे हम यूज कर रहे हैं ना एट अ डिस्पोजल, उसके अंदर हमें क्या करना है, जितना हो सके उतना एनर्जी को कंजर्व करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं प्राइमरी एनर्जी की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे प्राइमरी एनर्जी कौन सी है? कोल एंड फॉसिल फ्यूल्स जो है, कोल एंड फॉसिल फ्यूल्स क्या है यहाँ पे हमारी प्राइमरी एनर्जी है, जो कि 85% तक जो है वो क्या करती है, हमारी बात करते हैं फॉसिल फ्यूल्स की 85% तक क्या करता है, इट इज कंट्रीब्यूटिंग 85% इन द प्राइमरी एनर्जी। और अगर अदर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या बात करते हैं एनर्जी की, तो वाटर रिसोर्सेज के द्वारा एनर्जी होती है। और हम बात करते हैं वाटर रिसोर्सेज के अलावा तो क्या बात करते हैं, न्यूक्लियर की बात करते हैं, न्यूक्लियर रिसोर्सेज के द्वारा जो एनर्जी प्रोवाइड होती है, प्लस और जो रिन्यूएबल एनर्जीज होती हैं यहाँ पे, उनकी यहाँ पे बात की है। तो किस तरह से एनर्जी को जो है कंजर्व करने की यहाँ पे जो है बात की गई है, क्या यहाँ पे बात की गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। पीएम टू पार्टिसिपेट इन प्रोग्राम कॉमेमोरेटिंग श्री अरबिंदोज 150th एनिवर्सरी ऑन 13 दिसंबर। तो 13 दिसंबर को जो है पीएम के द्वारा जो है श्री अरबिंदो घोष की 150th एनिवर्सरी को जो है क्या किया, उस प्रोग्राम का पार्टिसिपेशन के अंदर वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा इनका कॉमेमोरेशन किया है। द प्रोग्राम बीइंग हेल्ड इन द कंबाना कलाई संगम पुडुचेरी के अंदर ये प्रोग्राम किया अंडर द एजिस ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव, जहाँ पे जो है प्राइम मिनिस्टर जो है जितने भी हमारे कॉमेमोरेटिव कॉइन पोस्टल स्टैम्प इन ऑनर ऑफ सर अरबिंदो घोष को रिलीज किया है। इनके नाम के पोस्टल स्टैम्प और हम कह सकते हैं कॉइन जो है यहाँ पे इनके नाम पर क्या किया, इन्होंने रिलीज किया है। और अगर बात करते हैं सर अरबिंदो घोष की, इनका जो है बॉर्न हुआ था ऑन 15 अगस्त 1872, was a visionary who made lasting contribution to India's freedom struggle। उन्होंने अपनी लाइफ की डेथ तक लास्ट तक उन्होंने क्या किया है, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर कंट्रीब्यूशन किया है।
किसने किया है? तो अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष की बात करते हैं तो ये एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, गर्मवादी के ये लीडर थे। क्या थे ये? एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, जिसमें आप जानते ही होंगे, जो हम जानते हैं लाल बाल पाल के साथ में अरबिंदो घोष का भी नाम आता था। किसका? जो लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय की बात करते हैं, बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं, और बिपिन चंद्र पाल की जब बात करते हैं, और इसमें जो है प्लस कौन हो जाते हैं हमारे? अरबिंदो घोष जी यहाँ पे प्लस यहाँ पे हो जाते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने जो है 1900 से लेके 1910 तक यहाँ पे काफी इन्होंने स्ट्रगल में, फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर जो ब्रिटिश को किस तरह से रिमूव किया जाए, ब्रिटिश को किस तरह से यहाँ से रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के द्वारा ये किस तरह से हटा दे, इन्होंने तमाम कोशिशें की थी। 1908 के अंदर एक अलीपोर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी की कोई था, कौन सा? ओलीपोर बॉम्ब केस होता है, जिसके अंदर जो है अरबिंदो घोष जी को क्या किया जाता है? यहाँ पे कल्प्रिट जो है यहाँ पे किया जाता है कि ये इन्होंने जो है क्या किया है, इन्होंने जो है यहाँ पे बॉम्ब बनाने की जो है यहाँ पे टेक्निक के अंदर यहाँ पे हेल्प की थी लोगों की, ठीक है। तो इसके द्वारा इसके द्वारा ब्रिटिश ने जो है इनको अरेस्ट कर दिया था। किसने? ब्रिटिश ने यहाँ पे इनको अरेस्ट कर दिया था, और फिर चित्तरंजन दास के द्वारा CR दास के द्वारा इनका केस लड़ा गया था, और जो है चित्तरंजन दास जी जो है वो जीत गए थे, और चित्तरंजन दास जी जो है ये केस को जीत गए थे। तो ये हमारी अरबिंदो घोष की बात है। इनके द्वारा जो है मैगजीन लिखी गई थी युगंतर, कौन सी? युगंतर नाम की इनकी जो है मैगजीन भी पब्लिश हुई थी, और ये लिटरेरी वर्क में वंदे मातरम का जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है ये इनके द्वारा ही जो है लिखा गया था, इनके द्वारा ये बनाया गया था। और हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन। तो ये अरबिंदो घोष की यहाँ पे बात हुई थी। ड्यूरिंग द लास्ट 5 years, Airport Authority of India has leased out 6 of its airports for better operation, management and development of these airports under the पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो यहाँ पे जो है 5 साल के लिए जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है अपने जो है 6 एयरपोर्ट को क्या किया था, 6 एयरपोर्ट को अच्छे से उसको मैनेज करने के लिए, अच्छे से उसका डेवलपमेंट के लिए उसने पब्लिक और प्राइवेट दोनों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर इनको दे दिया था। यहाँ पे इनके द्वारा 6 अवार्ड को दे दिया गया था। तो यहाँ पे बात करते हैं ड्यूरिंग द लास्ट 5 years, Airport Authority of India has leased out 6 of its airport at Lucknow, Ahmedabad, Mangalore, Jaipur and Guwahati and Thiruvananthapuram for the better operation, management and development of these airports under the public-private partnership. These airports are awarded through open competitive bidding process to Mr. Adani Enterprises, ठीक है, लिमिटेड, हु कोटेड विद द हाईएस्ट बिड फॉर ऑल द। और यहाँ पे जो है ये बिडिंग प्रोसेस हुआ था। इसके अंदर बिडिंग प्रोसेस मतलब यहाँ पे जो है नीलामी लगती थी, ऑप्शन लगता था कि कौन जो है कितने पैसे में इसको उठाएगा, ठीक है। जैसे हम देखते हैं ना, कभी कोई इंसान की जब है ना घर बिकना होता है या फिर तो हम कभी कभी क्या होता है उसकी नीलामी लगाते हैं, तो जिसकी ज्यादा नीलामी होती है वो उसको दे दिया जाता है। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट बिड किसकी हुई थी? हाईएस्ट बिड जो यहाँ पे 6 एयरपोर्ट्स की जो है अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड की हुई थी। दिस अक्टूबर 2022 में ये बोला गया है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज रिसीव्ड द कंसेशन। यहाँ पे कंसेशन फीस कितनी रिसीव कर ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? फ्रॉम द होम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से, तो 710 करोड़ रुपीज फ्रॉम द कंसेशन ऑफ द 6 एयरपोर्ट्स के द्वारा। अब हम बात करते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, किसकी? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो है 1995 के अंदर बनी थी। 1995 के अंदर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994 के द्वारा ये बनी थी। और ये क्या है? ये जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या है ये? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो अब ये स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज क्या होती है? तो स्टैट्यूटरी बॉडीज वो होती है जो एक्ट के द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा? जैसे इसको एक्ट के द्वारा बनाया गया है,
ठीक है। तो जो एक्ट के द्वारा बनाई जाती है वो कौन सी, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी, ये जो है क्या होती है, दीज आर दी स्टैट्यूटरी बॉडी। और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, जैसे कि बात करते हैं तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। तो ये यूपीएससी की जो हमारी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये क्या है हमारी जो है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। और अगर मैं बताऊं यहाँ पे जैसे कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज वो होती है जो जिनका जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल लिखा हुआ है, आर्टिकल के द्वारा वो बनाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं ये इनहेंस करता है बिल्डिंग सर्विस मैनेजमेंट ऑफ दी, यहाँ पे क्या करता है, ये एनहेंस करता है। और हम बात करते हैं ये बिल्ड करता है और ये इंप्रूव करता है सिविल एविएशन के हमारे मैनेजमेंट को, या सिविल एविएशन के सेक्टर को यहाँ पे इंप्रूव करने की बात करता है। और ये जो है कम्युनिकेशन नेविगेशन सर्विलेंस भी देता है। ये जो है काफ़ी एयरपोर्ट्स को, ये क्या करता है, एयरपोर्ट्स को क्या देता है, ये देता है कम्युनिकेशन नेविगेशन सर्विलेंस। क्या देता है, कम्युनिकेशन नेविगेशन सर्विलेंस। क्या देता है, कम्युनिकेशन नेविगेशन सर्विलेंस। और यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे हम बात करते हैं गगन प्रोजेक्ट भी जो है इनके द्वारा बनाया गया। गगन नाम का प्रोजेक्ट भी क्या बनाया गया है, आर्टिफिशियल और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है ये क्या करता है, ये नेविगेशन सिस्टम जो है किसको सेंड करता है, एयरपोर्ट्स को, जो स्पेस एयर स्पेसेस होती है उनको जो है नेविगेशन सिस्टम का सर्वेलेंस जो है, नेविगेशन मतलब मैपिंग जो होती है एयर स्पेस के अंदर, उसका जो है सर्वेलेंस क्या गगन के प्रोजेक्ट के द्वारा इन्होंने जो है यहाँ पे दिया है। सिविल एविएशन की बात करते हैं तो हमारे ज्योतिराव सिंधिया जी कौन है, इसके मिनिस्टर है। कौन है, ज्योतिराव सिंधिया हमारे जो है सिविल एविएशन के क्या है, मिनिस्टर्स हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। Coal production from the captive and commercial coal blocks rises 33% in April-November 2022-2023। 2022-2023 तो अप्रैल 2022-23 में कैप्टिव और कमर्शियल कोल ब्लॉक्स में कोयले का उत्पाद जो है कितना बढ़ा है, तो 33% बढ़ा है। एडिशनल सेक्रेटरी एंड नॉमिनेटेड अथॉरिटी, एडिशनल सेक्रेटरी एंड नॉमिनेटेड अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ द कोल Ministry of Consumer informed that the coal production from captive commercial coal mine जो इतना बढ़ गया है, कितना 67.16 मिलियन जो है यहाँ पे बढ़ गया है, जो है यहाँ पे इन अप्रैल नवंबर के बीच में, फ्रॉम पहले कितना था 50.49, अब कितना बढ़ गया है 67 पीरियड ऑफ दिस ईयर। एंड यहाँ पे बोला ओवर द सेम पीरियड जो है यहाँ पे 33% बढ़ने की बात कही है। कोल मिनिस्ट्री इज होपफुल फॉर द मोर देन 120 मिलियन प्रोडक्शन के लिए होपफुल है कि अच्छा होगा, विद इंक्रीज ऑफ अबाउट 40% ओवर, बोला है कि 40% जो है वो क्या होगा, पिछले साल से राइज होगा, 40% पिछले साल से प्रोडक्शन के अंदर राइज होगा, ठीक है। टॉप स्टेट्स की बात करते हैं इन टर्म ऑफ द कोल इंडस्ट्री लिमिटेड की, तो यहाँ पे कौन कौन से बात करते हैं, यहाँ पे तो कोल यहाँ पे सप्लाई कौन ज्यादा करता है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश फॉलोड बाय द महाराष्ट्र देन छत्तीसगढ़। तो सबसे पहले यूपी है, फिर कौन है, यूपी के बाद है महाराष्ट्र और फिर कौन है, छत्तीसगढ़। कौन है, छत्तीसगढ़ उसके बाद आता है। अब हम बात करते हैं किसकी, कोल की। तो कोल क्या, ये क्या है, कंबस्टेबल सेडिमेंट्री रॉक है। क्या है ये, कंबस्टेबल, ये एक जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है, जिसके अंदर हम देखते तो यहाँ इसके अंदर काफी मिनरल्स जो है वो फाउंड होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे जो है हाइड्रोजन इसके अंदर होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। और अगर एलिमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एलिमेंट की बात करते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, और यहाँ पे बात करते हैं तो सल्फर भी इसके अंदर हम देखते हैं। किसके अंदर, कोल के अंदर। कोल की बात करते हैं तो ये जो है वर्ल्ड के अंदर या फिर हम कह सकते हैं कि 2/5 इससे क्या है, 2/5 ऑफ इट जो है इसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, 2/5 जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और अगर हम बात करते हैं इसकी रैंकिंग की, क्या बात करते हैं, इसकी रैंकिंग की बात करते हैं, तो जो ये हमारा जो इंडिया है वो 5th जो है फिफ्थ लार्जेस्ट रिजर्व है इन द कोल के अंदर। कोल के रिजर्व में हमारा इंडिया जो है
5th नंबर पर आता है। कितना आता है? 5th नंबर पर आता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, यहाँ पे हम बात करते हैं ये जो है, ये हमारा कोल जो है, कोल सेक्टर जो है इंडिया के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन के अंदर आता है। कितना? सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन आता है। फर्स्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट कौन आता है? फर्स्ट की यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये कौन आता है? ये आता है चाइना। अब बात ये है कि जब हमारा रिजर्व भी इतना है तो हम कोल को इंपोर्ट क्यों करते हैं? वाई वी आर इम्पोर्टिंग द कोल फ्रॉम द अदर कंट्रीज। तो हम अदर कंट्रीज से किससे इंपोर्ट करते हैं? तो हम जो है सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं सिंगापुर से। सिंगापुर से सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं कोल को। किससे? सिंगापुर से इंपोर्ट करते हैं। और हम बात करते हैं किससे करता है? ये इंडोनेशिया से इंपोर्ट करता है। किससे? इंडोनेशिया से इंपोर्ट करता है। और यहाँ बात करें तो रशिया से इंपोर्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे क्यों करते हैं? बिकॉज इंडिया के अंदर जो कोल है वो क्या है? गुड क्वालिटी का नहीं है। उसके अंदर जो न्यूट्रिशन की जो है वो लैक ऑफ क्वालिटी है। क्या है? लैक ऑफ क्वालिटी, लैक ऑफ न्यूट्रिशन है। उसकी वजह से जो है हम क्या करते हैं? कोल को जो है क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो ये हमारे कोल सेक्टर की बात हो गई। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अ टोटल ऑफ अबाउट 1118 LMT फूड ग्रेन allocated to state and the UT, स्टेट एंड द UT, लिक्विड मैट्रिक टन्स। इसको क्या बोलते हैं? LMT को लिक्विड मैट्रिक टन्स। तो यहाँ पे 1118 जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री ये गरीब कल्याण अन्न योजना के द्वारा जो ग्रेन्स कितना अलोकेट हुआ है स्टेट के द्वारा, यूटीज के द्वारा, तो ये हुआ है 1118 इतना। मोर देन 93 करोड़ जो है 93 करोड़ पोर्टेबिलिटी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ है अंडर द वन नेशन वन राशन कार्ड, जिसमें जो है प्लान था टू डिलीवर द 177 LMT फूड ग्रेन्स बोथ इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट। मतलब इंटरस्टेट मतलब अंदर ही अंदर इंटरस्टेट, और इंट्रास्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट से। सप्लाई ऑफ 4063 LMT ऑफ वीट टू अफगानिस्तान, इतना हमने सप्लाई करने की बात एज अ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, एज अ व्हाट? एज अ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट के द्वारा। एंड रुपीज 1,14,981 करोड़ रुपीस जो है फार्मर्स को शुगर के अंदर जो है शुगर सेक्टर के अंदर दिया जाएगा, पे टू द फार्मर फॉर शुगर सेक्शन। उसके द्वारा मोर देन 90% केन जो है क्या होगी? ड्यूज वर क्लियर्ड। ठीक है, रेवेन्यू फॉर मोर देन 18,000 करोड़ टू द शुगर मिल्स। मोर देन जो रेवेन्यू जो है मोर देन 18,000 करोड़ शुगर मिल्स को जो है क्या दिया जाएगा? यहाँ पे दिया जाएगा फॉर सप्लाइंग मोर देन 87% टोटल एथेनॉल ब्लेंडिंग विद द पेट्रोल ड्यूरिंग द एथेनॉल सप्लाई ईयर 21-2022। तो शुगर के द्वारा हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? इथेनॉल, यहाँ पे क्या करते हैं? पेट्रोल को जो है एथेनॉल ब्लेंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सप्लाई कितना करने की बात करते हैं? 18,000 करोड़ से ज्यादा भी शुगर के सेक्टर में देने की यहाँ पे बात की गई है। सो अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये जो है अन्न योजना कब स्टार्ट हुई थी? जब हम बात करते हैं जब कोरोना का पीरियड आया था, तो यहाँ पे ये जो है मार्च 2020 के अंदर जो है ये क्या हुई थी? ये हमारी योजना जो है स्टार्ट हुई थी, जो पीएम के द्वारा यहाँ पे स्टार्ट की गई थी। पीएम के द्वारा ये स्टार्ट की गई थी, जिसके अंदर जो है यहाँ पे क्या गया था? यहाँ पर जो है लोगों को जो है 5 kg के अंदर जो है फूड ग्रेन देने की बात की गई थी। कितनी? 5 kg का जो फूड ग्रेन है, 5 kg का सॉरी ग्रेन है, जो कि यहाँ पे पर पर्सन पर मंथ देने की बात की थी। कितनी? पर पर्सन पर मंथ। तो यहाँ पे इतना जो है देने की बात की थी। और हम बात करते हैं किसकी? यहाँ पे हम डिपार्टमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, यहाँ पे फूड पब्लिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आती हैं। तो यहाँ पे इनके द्वारा जो है ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लॉन्च की गई है, गरीब कल्याण अन्न योजना। और हम बात करते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड की बात की है। और हम यहाँ साथ में बात करते हैं किसकी? तो यहाँ पे जो है फोर्टिफाइड राइस को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
फोर्टिफाइड राइस। अब फोर्टिफाइड राइस क्या है, इसके अंदर राइस के अंदर जो न्यूट्रिशन की क्वांटिटी को क्या कर दिया जाता है, बढ़ाया जाता है, और फिर क्या किया जाता है, उसको जो है यहाँ पे प्रोडक्ट किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, और या फिर लोगों को जो है यहाँ पे फोर्टिफाइड राइस दिया जाता है ताकि उनकी क्या है, न्यूट्रिशन की क्वालिटी क्या हो, अच्छी हो, इन ऑर्डर टू एड्रेस द एनीमिया, और उनके अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिशन है उसकी डेफिशिएंसी को क्या करे, ये कम करने की यहाँ पे बात करते हैं, कम करने की यहाँ पे बात करते। और यहाँ पे जो है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी चला हुआ है, इनके साथ में ये स्कीम है, ये भी स्टार्ट हो रखी है, जिसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो है 100% जो है डिजिटाइज करना चाहते हैं राशन कार्ड्स को। यहाँ पे टारगेटेड मतलब कि टारगेटली जो पर्सन्स जिनको सच में जो नीड है, टारगेटली जो इंसान को नीड है, जो बेनिफिशियरी है, उनको जो है यहाँ पे राशन कार्ड 100% राशन कार्ड को क्या करना है, डिजिटाइज करना है, और क्या करना है, उनको बेनिफिशियर्स देने हैं, किसके, ये अन्न योजना के इनके लिए। अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस, ये जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कौन सी है, ये जो है स्कीम कौन सी है, ये जो है स्कीम है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। आप हमेशा सुनते होंगे कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होता है, तो मैं बता दूं, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंदर ये डिफरेंशिएशन होता है कि यहाँ पे जो है, जो यूनियन होता है वो क्या करता है, जो सेंट्रल होता है, या फिर आप कह सकते हैं किस क्या, या फिर जो सेंट्रल होता है वो क्या करता है, ये जो है 100% जो है फंड देता है, किसको, जो भी योजना या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी योजना बनी है या स्कीम्स बनी है, उनको 100% फंड देता है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करते हैं तो यहाँ पे स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलके क्या करते हैं, फंड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे सेंट्रल और स्टेट। तो यहाँ पे हम बात करते हैं स्टेट्स जो है हमारे, उनके द्वारा जो है 60% तो किसके द्वारा दिया जाता है, 60 जो 100 में से 60 का रेशियो जो है वो 60% सेंट्रल देता है, और स्टेट कितना देता है, 40%। और मैं यहाँ बात करती हूँ तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स प्लस जो यूनियन टेरिटरी है उनको जो है 90:10 में दिया जाता है। कितना, 90:10, मतलब 90% कौन देगा, सेंट्रल देगा, और 10% कौन देगा, ये हमारा स्टेट देगा। तो यहाँ पे ये डिपार्टमेंट यहाँ पे बात की। और यहाँ पे जो है इस गरीब कल्याण, अगर देखो यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे ये क्यों किया है, क्योंकि देखो जब हमारा जो है बेटर एनवायरनमेंट होगा, क्या होगा, जब हमारा बेटर एनवायरनमेंट होगा, ये सारा चीज जो है क्लाइमेट से रिलेटेड भी है, और हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी गोल की तरफ भी एक कदम बढ़ाता है, आत्मनिर्भर की बात करता है कि किस तरह से हम फूड सिक्योरिटी, फूड के अंदर जो है हम क्या हो सके, सेल्फ सफिशिएंट हो सके। तो बेटर एनवायरनमेंट होगा, अच्छा पर्यावरण होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे एनवायरनमेंट, यहाँ पे क्या होगा, बेटर प्रोडक्शन होगा, क्या होगा, बेटर प्रोडक्शन होगा। और जब बेटर प्रोडक्शन होगा तो आपको नहीं लगता बेटर क्या होगा, यहाँ पे अगर जब बेटर प्रोडक्शन होगा तो बेटर न्यूट्रिशन भी होगा, क्या होगा, बेटर न्यूट्रिशन भी होगा, और बेटर न्यूट्रिशन होगा तो बेटर हेल्थ होगी, क्या होगी, बेटर जो है स्वास्थ्य होगा, क्या होगा, बेटर हेल्थ भी होगी। तो ये आप जो है ये मोटो हमेशा दिमाग में रखो कि अच्छा पर्यावरण होगा। अगर आप अपने आसपास अच्छा पर्यावरण रखोगे तो जो प्रोडक्शन है, जो भी क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, एनीथिंग एल्स, कोई भी प्रोडक्शन हो सकता है, वो अच्छा प्रोडक्शन होगा। अगर वो अच्छा प्रोडक्शन होगा तो वो न्यूट्रिशन अच्छा देगा, तो अल्टीमेटली हमारी हेल्थ क्या होगी, बेटर होगी, और हमारी हेल्थ क्या होगी, अच्छी होगी। तो ये है। और अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक स्पेशलाइज एजेंसी भी है, एक स्पेशलाइज एजेंसी है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी है स्पेशलाइज एजेंसी, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या करती है, जो भी कंट्री डेफिशिएंसी फील कर रही है इन द हंगर, जो भी अगर हंगर किसी कंट्री में ज्यादा आ जाता है तो ये क्या करती है, वो उसको फंड प्रोवाइड करती है। तो ये इसकी बात करते हैं तो ये हमारे 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में बनी थी। और हम बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है रोम इटली के अंदर। रोम इटली के अंदर इसका क्या है, हेडक्वार्टर है।
तो ये हमारी इंटरनेशनल की भी बात हो गई और नेशन की भी बात हो गई। तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज सेट अप 7 जोनल कल्चर सेंटर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, कल्चर एंड क्राफ्ट अक्रॉस द कंट्री। यहाँ पे जी किशन रेड्डी के द्वारा बोला गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा यहाँ पे जोनल के अंदर जो है यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट को किस तरह से जो है बढ़ावा दिया जाए, किस तरह से उसको जो है रेज किया जाए, किस तरह से उसको प्रमोट किया जाए, यहाँ पे जोनल काउंसिल कल्चर के अंदर इनका यहाँ पे हुआ था। तो द फॉर कंजर्वेशन डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, कल्चर, क्राफ्ट अक्रॉस द कंट्री, मिनिस्ट्री ऑफ Culture and Government of India has set up the 7 zonal cultures. These zonal cultures organize various cultural activities, programs on the regular basis in their member state throughout the year. यहाँ पे किसकी बात करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो यहाँ पे ये जो है कल्चर को यहाँ पे प्रिजर्व करने की बात करता है। किसकी? कल्चर को किस तरह से प्रिजर्व करे और किस तरह से जो है इसको क्या करे, डेवलप करे। कल्चर को किस तरह से डेवलप करे इन द फील्ड ऑफ आर्ट, कल्चर, स्किल, यहाँ पे कैसे इसको बढ़ा सके हम। और यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव भी मनाया जाता है, जिसमें जो है काफी सारे स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे क्या करते हैं, काफी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पे पार्ट लेते हैं और अपने टैलेंट को शो करते हैं। तो राष्ट्रीय ये संस्कृत महोत्सव मनाया जाता है। यहाँ पे भी ये प्रिजर्व करने की बात करता है, फोक आर्ट्स को प्रिजर्व करने की बात करता है। किसको? फोक आर्ट को यहाँ पे प्रिजर्व करने की बात करता है। और जोनल काउंसिल के द्वारा काफी सारे अवार्ड्स भी बनाए गए, जिसके द्वारा क्या होता है, पीपल, जो बच्चे होते हैं, जो भी काफी स्टूडेंट्स होते हैं, काफी जो पीपल्स होते हैं, वो प्रेरित होते हैं और उसके द्वारा वो क्या करते हैं, वो पार्ट लेते हैं इन हमारे कल्चर के अंदर, हमारे कल्चर को किस तरह से प्रिजर्व कर सके। जैसे आप देख सकते हैं, जिस तरह से मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जिस तरह से वेस्टर्नाइजेशन होता है, हम हमारी कल्चर वैल्यूज, हमारी जो कल्चर वैल्यूज, हम उसको क्या कर रहे हैं, वी आर फॉरगेटिंग आवर कल्चर वैल्यू। जहाँ से हम खड़े हुए, जहाँ से हमारा जो है ओरिजिन हुआ है, हम उसी को क्या कर रहे हैं, भूल रहे हैं। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको जो है क्या किया है, यहाँ पे क्राफ्ट, कल्चर और यहाँ पे इसको डेवलप करने के लिए यहाँ पे जोनल काउंसिल के सेंटर्स को बनाया है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नेमली न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम फॉर द 5 years फ्रॉम द 2022 to 2027 तक। यहाँ पे इंडिया की न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को सेलिब्रेट करने की बात की, जहाँ पे ये बताया कि किस तरह से ऑनलाइन टीचिंग की लर्निंग को हम क्या करेंगे, किस तरह से इसको रेज करेंगे और कवर करेंगे द एंटायर गैमेट ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल। किस तरह से एजुकेशन सारे पीपल्स को पहुंचे, चाहे वो लो इनकम का हो, चाहे वो पॉवर्टी से आता है, कुछ भी हो, बट लिटरेसी जो है, लिटरेट पीपल तो होना ही चाहिए, लिटरेट पर्सन तो होना ही चाहिए। लिटरेट पर्सन वो होता है जिसको जो है थोड़ी बहुत चीज़ों का ज्ञान होता है, उसको लिटरेट बोलते हैं। जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है उसको क्या बोलते हैं, हम लिटरेट पीपल बोलते हैं। तो यहाँ पे लिटरेसी की यहाँ पे क्या की है, इसको इंक्रीज करने की, यहाँ पे अवेयरनेस फैलाने की यहाँ पे बात की है। तो हम बढ़ते, द प्रोग्राम एम्स टू कवर द टारगेट ऑफ 500 करोड़ के टारगेट्स को कवर करने की यहाँ पे बात करी है। लर्नर ड्यूरिंग द 5 years अंडर द फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कॉम्पोनेंट। द प्रोग्राम हैज अ 5 ऑब्जेक्टिव, प्रोग्राम के 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं। 5 ऑब्जेक्टिव कौन कौन से है, तो फाउंडेशन इन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, वोकेशनल स्किल्स डेवलपमेंट, बेसिक एजुकेशन और कंटिन्यूइंग एजुकेशन। आपको पता होगा जैसे जैसे कोविड हुआ था, जैसे ही कोविड हुआ उसके बाद में क्या हो गया था, यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो बच्चे, यहाँ पे जो गर्ल्स, इनका जो है ड्रॉप आउट की जो कंडीशन क्या हो गई थी, ड्रॉप आउट मतलब जो है, मैंने मान ली 10th के बाद मैंने क्या स्कूल छोड़ दी और मैं क्या करने लगी, वर्क करने लगी, बिकॉज मेरे फाइनेंस की प्रॉब्लम हो गई। तो उसकी वजह से ड्रॉप आउट की कंडीशन काफ़ी बढ़ने लगी। इसलिए जो है ये ऑब्जेक्टिव रखा गया, किस तरह से हमें जो है टारगेट ये रखा गया और किस तरह से लर्निंग के प्रोसेस को हमें इंक्रीज करना है, कैसे लर्निंग प्रोसेस को इंक्रीज करना है, यहाँ पे बात की है। और बेसिक एजुकेशन तो क्या होनी चाहिए, सबकी पास होनी ही चाहिए, ठीक है। एंड द टोटल फाइनेंस आउटले जो है यहाँ पे जो है रखा गया है, वो कितना रखा गया है,
1037.90 करोड़ का, जिसमें से 700 करोड़ जो है ये सेंट्रल शेयर करेगा और 337 जो है क्या करेगा, स्टेट शेयर का। मैंने अभी आपको बताया था सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये कौन सी है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें 60% और 40% का रेशियो चलता है स्टेट के बीच में। और जब हम नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की बात करें या फिर यूटीज की बात करते हैं साथ में, तो यहाँ पे 90:10 का चलता है, यहाँ पे 90:10 का चलता है। जब हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, यहाँ पे जब एजुकेशन की बात करते हैं, तो एजुकेशन को यहाँ पे इंक्रीज करने के लिए हमारे इंडिया के अंदर जो है काफ़ी सारे जो है गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए। जैसे कि हम बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान, कौन सा, सर्व शिक्षा अभियान। और हम बात करते हैं तो मिड डे मील भी लगाई गई है। मिड डे मील से क्या होगा, मिड डे मील से क्या होगा, जब अगर इंसान को, जो भी बच्चे को, जब भी बच्चे को क्या होगा, खाना मिलेगा, तो वो क्या करेगा, स्कूल आने की क्या करेगा, ट्राई करेगा। तो स्कूल में क्या, वहीं पे स्कूल में उनको खाना मिल जाएगा, स्कूल की ड्रेस, स्कूल की बुक्स वहाँ मिल जाएगी, तो क्या होगा, इनको जो है किसी और की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे बात करते प्रज्ञात नाम का भी एक स्कीम चलाया गया था, जिसके द्वारा एजुकेशन को किस तरह से बढ़ावा दे सके। और एक पीएम श्री योजना भी चली थी, कौन सी, पीएम श्री स्कीम भी चली थी, जिसके द्वारा स्कूलिंग को किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं, स्कूलिंग को, स्टूडेंट्स की स्कूलिंग को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, स्कूलिंग को किस तरह से उसका इंपॉर्टेंस हम जो है बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो है लिटरेसी पर, और आपको पता ही होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, कौन सी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 के अंदर, ठीक है, 2020 के अंदर आई थी, जिसके अंदर काफ़ी जो है एजुकेशन के अंदर इंक्रीज, काफ़ी एजुकेशन के अंदर क्वालिटी की एजुकेशन लाने की बात कही गई थी, क्वालिटी एजुकेशन लाने की यहाँ पे बात की गई थी। और यहाँ पे ये भी बोला गया था कि जो स्टूडेंट्स है, फर्स्ट जो स्टूडेंट है, इनिशियल एज के अंदर जब स्टूडेंट स्कूल में आते हैं, तो उनको जो है मदर लैंग्वेज के अंदर स्टडी कराई जाए, किसके अंदर, मदर लैंग्वेज की कराई जाए, और जो है उनके बेसिक्स जो कल्चर है उनके साथ में कराई जाए, ताकि वो क्या कनेक्टेड फील करे अपनी लाइफ के साथ, अपने कल्चर के साथ में। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए बात की गई है, क्योंकि इंडिया के अंदर लिटरेसी रेट काफ़ी कम है, बहुत ज़्यादा लिटरेसी रेट वुमेन्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो है डिक्रीज होती जा रही है एजुकेशन के मामले में। तो ये बात करती है एजुकेशन की। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिनिस्ट्री ऑफ द साइंस श्री राजीव चंद्रशेखर टू विजिट दुबई टू अटेंड द इंडिया ग्लोबल फोरम। तो यहाँ पे जो श्री राजीव चंद्रशेखर विल बी अटेंडिंग द इंडिया ग्लोबल फोरम एट दुबई ऑन 13 to 15 December 2022. IGF is the agenda setting forum for the international business goods ग्लोबल लीडर्स की बात की है। यही शैल मीट विद काउंटरपेट H.E. ओमर, ये जो है मीट करेंगे किससे, इस काउंटरपेट H.E. ओमर सुल्तान अल ओलामा, H.E. ओमर सुल्तान अल ओलामा, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इकोनॉमी एंड रिमोट वर्कर एप्लीकेशन यूएई के। तो यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ये जो मिनिस्टर श्री राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने दुबई में विजिट किया। यहाँ पे एमओएस की बात करते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे 50 लीडर्स जो है टेक्निकल सेक्टर के अंदर इंडिया, यूएई और यूके के आएंगे। तो 50 लीडर्स जो है, 50 लीडर्स ऑफ जो है इन द टेक सेक्टर के अंदर, टेक्निकल सेक्टर के अंदर जो है इंडिया के आएंगे लीडर्स। यहाँ पे इंडिया के लीडर शामिल है, प्लस यूएई के शामिल है और प्लस यूके के यहाँ पे शामिल है। किस तरह से टेक्नोलॉजी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एंगेज करेंगे स्टार्टअप इनोवेशन के अंदर, किस तरह से जो है इंडस्ट्रियल लीडर्स, एंटरप्रेन्योरशिप्स, यहाँ पे इनको जो है एक साथ में कोलैबोरेशन करने की यहाँ पे बात की गई है। तो ये इंडिया ग्लोबल फोरम यूएई 2022 की विजिट किया है इनके द्वारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप टू बी हेल्ड इन मुंबई फ्रॉम December 13 to 16, 2022। तो G20 की डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप पहली बैठक जो है 13 से 16 दिसंबर को जो है यहाँ पे हुई थी। 13 से 16 दिसंबर को G20 की यहाँ पे हुई थी। यहाँ पे G20 शेरपा
G20 शेरपा जो है कौन है? G20 शेरपा अमिताभ कांत है। कौन है? अमिताभ कांत है। और यहाँ पे बात करती हूँ मैं, तो G20 के गुडविल की बात करते हैं। गुडविल एम्बेसडर कौन है? तो गुडविल की एम्बेसडर की बात करते हैं यहाँ पे हरीश श्रृंगला जी है। कौन है? हरीश श्रृंगला जी यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे जो है किसकी बात करते हैं? तो यहाँ पे मेनली बात करते हैं ग्रीन डेवलपमेंट की बात करती है। जिस तरह से आपको पता ही है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और जिस तरह से फाइनेंस किस तरह से हम क्या कर सकते हैं वर्ल्ड के अंदर, जिस तरह G20 की प्रेसिडेंसी ले रहे हैं, तो हम सिर्फ G20 की कंट्रीज को ही ना करके हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबल जो साउथ है, जो नॉर्थ साउथ का जो ग्लोब है, वहां पे भी हम क्या करें, जहाँ पे जो कंट्रीज इकोनॉमिकली वीक है वहां पे भी हम क्या करें, उन तक जो है वो फाइनेंस पहुंचाए और ग्रीन डेवलपमेंट यहाँ पे लाने की बात की है। और यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट मतलब एनवायरमेंट को मध्य रखते हुए हमें लाइफस्टाइल जीनी है। और यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे सस्टेनेबल की बात करता है। किसकी? सस्टेनेबल की यहाँ पे बात करता है। और यहाँ पे बात करता है कि किस तरह से एनर्जी को, किस तरह से जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन कर सके, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, किस तरह से एनर्जी को मतलब एक प्रॉपरली हम उसको यूज करें, एज अ लिमिटेड उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे बात करते हैं किस तरह से डिजिटल पब्लिक गुड्स हम जो है वो रेज कर सकते हैं। और यहाँ पे सारी कंट्रीज को एक साथ वननेस का यहाँ पे थीम लेकर बात की है, क्योंकि जैसे G20 ले रही है तो G20 का हमारा जो प्रेसिडेंसी इंडिया ले रही है, तो इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर की यहाँ पे बात करता है। ठीक है, वसुदेव कुटुंबकम। क्या है? वसुदेव कुटुंबकम। तो यहाँ पे जो है हेल्थ के अंदर, सारे सेक्टर के अंदर वननेस को प्रमोट करने की बात करता है। किसको? वननेस के प्रमोट को करने की बात है। जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिस तरह से फूड सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी जो लोगों के अंदर होती है, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, उसके मध्य रखते हुए यहाँ पे ये G20 की हुई है बैठक, जहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग ग्रुप के अंदर यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग हुई है, जो कि मुंबई के अंदर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। मोर देन 37.76 करोड़ लोन्स जो है अमाउंट 20.43 लाख करोड़ डिसबर्स्ड सिंस इंसेप्शन ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो यहाँ पे बोला गया है कि एज पर डाटा अपलोडेड बाय द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो यहाँ पे जो है मेंबर ऑफ लैंडिंग इंस्टीट्यूशन और मुद्रा पोर्टल जो है मोर देन 37 करोड़ जो यहाँ पे अमाउंट हो गए हैं, 2 लाख करोड़ हैव बीन डिस्बर्स्ड सिंस इंसेप्शन ऑफ द स्कीम इन एयर प्लान। तो यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार जो है 37.76 करोड़ से भी अधिक जो है ऋण का राशि जो है यहाँ पे योजना की शुरुआत के बाद इतने लाख रुपए वितरण किया जा चुका है। तो यहाँ पे मुद्रा क्या है, ये स्कीम ही क्या है? ये स्कीम ये है जो पीपल जो है अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ज्यादा फाइनेंस को, तो यहाँ पे जो है इनकी मुद्रा के द्वारा इनको लोन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? इनको लोन की यहाँ पे क्या दी जाती है? यहाँ पे लोन की इनको फैसिलिटी दी जाती है। तो यहाँ पे जो है अप टू 10 लाख तक क्या कर सकता है, नॉन कॉर्पोरेशन के अंदर जो भी नॉन कॉर्पोरेशन है या फिर नॉन फार्म जो है स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस है, यहाँ पे क्या कर सकता है, यहाँ पे 10 लाख का लोन ले सकता है। 10 लाख का लोन ले सकता है, जैसे कि कोई भी फार्म सेक्टर के अंदर या फिर जो फार्म सेक्टर के अंदर छोटा सा जो है क्या कह सकते हैं हम, बिजनेसमैन है, उसको दे सकते हैं। जो नॉन कॉर्पोरेट है, नॉन कॉर्पोरेशन है, उनको मिलता है। और बात करते हैं जो फार्म है, जो माइक्रो कह सकते हैं माइक्रो या स्मॉल फार्म एंटरप्राइज है, उनको ये लोन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? इनको ये लोन दिया जाता है। और ये जो स्कीम है, ये स्कीम 2015 के अंदर जो है शुरुआत हुई थी इसकी। यहाँ पे जो है लोन जो है किसके द्वारा दिया जाता है, जैसे कमर्शियल बैंक हो गया, रीजनल रूरल बैंक हो गया, कौन सा, रीजनल रूरल बैंक हो गया। और हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया। तो यहाँ पे इन सारी बैंक्स की यहाँ पे क्या करता है, ये बात करता है। साथ ही साथ में यहाँ पे इन्होंने 3 स्टेज के अंदर बोला गया, जैसे कि किसकी कैसी स्टेज है उसके द्वारा क्या दिया जाता है, लोन दिया जाता है। तो यहाँ पे जो है 3 स्टेज बताइए, जैसे कि शिशु स्टेज, शिशु, किशोर
और तरुण। तो यहाँ पे इनकी जो है कैपेसिटी, उनकी जो कितनी क्वांटिटी चाहिए, कितना का लोन चाहिए, उस कैटेगरी के अंदर, 3 कैटेगरी के अंदर क्या दिया जाता है, इनको दिया जाता है। जैसे कि मान लो इनको जो है अगर इनको 10,000 की जरूरत है तो ये शिशु के अंदर क्या करेंगे, इस कैटेगरी के अंदर इनको फंड मिलेगा। अगर किशोर की बात करते हैं तो ये 50,000 तक ले सकते हैं, और तरुण की बात कर सकते हैं तो ये 10 लाख तक जो है क्या ले सकते हैं, लोन को ले सकते हैं। तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज के अंदर यहाँ पे लोन की बात की गई है। तो ये हमारे मुद्रा लोन की, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की हमने बात की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। KVIC एंड आसाम राइफल साइंस MOU विद द पैरामिलिट्री फोर्सेस टू टेस्ट खादी मस्टर्ड ऑयल नाउ। तो यहाँ पे द खादी एंड द विलेज इंडस्ट्री ने आसाम के साथ में क्या किया है, आसाम के साथ में यहाँ पे बिग स्टेप लिया है टुवर्ड मेकिंग इंडिया, आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहाँ पे एक स्टेप लिया है। एंड ज्वाइनिंग द हैंड विद द आसाम राइफल टू सपोर्ट मस्टर्ड ऑयल, किस तरह से सपोर्ट करें। ऑन द मंडे KVIC से दोनों ने क्या किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोनों ने हस्ताक्षर किए एक पे, और यहाँ पे जो है बोला गया है कि आसाम राइफल जो है वो क्या करेगी, जल्दी से जल्दी जो है 458 क्विंटल्स का जो है मस्टर्ड ऑयल, कच्ची घानी का मस्टर्ड ऑयल क्या करेगी, ये जो है क्या करेगी, लेने की यहाँ पे बात की, ऑर्डर लेने की बात की है, ठीक है, जो कि सप्लाई होगा KVIC के द्वारा। श्री अमित शाह ने ये भी बोला है क्या है कि ये मैंडेटरी है कि हमें जो है स्वदेशी प्रोडक्ट को ही क्या करना है, यूज करना है, और CAPF की कैंटीन के अंदर इसी ऑयल का या फिर इसी ऑयल का जो है हमें क्या करना है, उसको प्रमोट करना है, मतलब स्वदेशी प्रोडक्ट्स को ही क्या करना है, CAPF की कैंटीन के अंदर बढ़ावा देने की यहाँ पे बात की है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पर। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज सेटअप 24/7 मल्टीलिंगुअल टूरिस्ट info helpline in 12 language including the 10 international languages। 10 international language plus 12 जो है लैंग्वेजेस, 12 जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस है उनके अंदर क्या गया है, उसके अंदर एक मल्टी लिंग्विस्टिक टूरिस्ट इंफॉर्मेशन हेल्पलाइन बनाई है, ठीक है, जिसके द्वारा अगर कोई भी जरूरत हो किसी भी चीज की तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो है यहाँ पे हम कनेक्ट हो सकते हैं इनके अंदर। तो द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज सेटअप 24/7 मल्टीलिंगुअल टूरिस्ट इन्फो हेल्पलाइन, जिसमें जो है टोल फ्री नंबर दिया गया, इस पे जाकर आप क्या ले सकते हैं, यहाँ पे कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती है, आपको कुछ भी हेल्प हो तो 1800-180-111-363। तो 1800-111-363 ऑन शॉर्ट कोड 1363 इन 12 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग 12 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग 10 इंटरनेशनल लैंग्वेज, जिसके अंदर जो है जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, पोर्चुगीज, रशियन, चाइनीज, जापानीज, कोरियन एंड अरेबिक यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश को फॉर डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात की। और इन्फॉर्मेशन कोई भी चाहिए रिलेटेड टू ट्रैवल इन इंडिया तो यहाँ पे अप्रोप्रिएटली यहाँ पे गाइडेंस दी जाएगी, अप्रोप्रिएटली टूरिस्ट को क्या दी जाएगी, गाइडेंस दिए जाएगी, ठीक है। यू नो कि इंडिया जो है सबसे टूरिज्म सेक्टर के अंदर सबसे अच्छा है, कह सकते हैं यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव टूरिज्म सेक्टर है। तो इसके द्वारा जो है यहाँ पे एक स्टेप लिया गया है ताकि कोई भी टूरिस्ट आए तो उनको कोई जो है परेशानी नहीं उठानी पड़े। तो ये है यहाँ पे हमारा आर्टिकल। अब बढ़ते हैं हम MCQs पे। फर्स्ट MCQ है हमारा, CIL is to acquire how much % in key mobility solution। तो CIL कितना जो है की मोबिलिटी के अंदर अक्वायर करेगी, तो how much %, 7.09%। Which city to host the G20 फाइनेंस मिनिस्टर मीटिंग ऑन February 20? 20 फरवरी को जो मीटिंग होने वाली है फाइनेंस की G20 के अंदर, तो कौन होस्ट करेगा, तो किस कहाँ पे होस्ट होगी, ये हैदराबाद के अंदर होस्ट होगी। और फाइनेंस मिनिस्टर हमारे निर्मला सीतारमन जी यहाँ पर जाएंगे। Which animal has been accepted as a food animal by FSI? तो ये जो है हिमालयन याक को किया गया, हिमालयन याक को, ये एक टिबेटियन का एक कह सकते हैं वहाँ का ही एक पर्टिकुलर वहाँ का जो है क्या है ये एनिमल है जिसको अब कर दिया है कि खाद्य पशु के अंदर इसको डाल दिया गया है। The pavilion of which ministry has been awarded for outstanding contribution award पब्लिक कम्युनिकेशन आउटरीच एट 41st इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। हाल ही में जो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ था दिल्ली के अंदर, उसके अंदर जो है पब्लिक को किस तरह से जो है वो
कंट्रीब्यूशन किया गया है, तो ये जो है दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स, क्योंकि इसने जो है काफ़ी जो है हेल्थ के अंदर काम किया, जैसे कि टीबी मुक्त किस तरह से करें, ठीक है, टीबी मुक्त हो गया, मर्टिनिटी मोर्टिलिटी को किस तरह से कम करें, और हम बात करते हैं हंगर इंडेक्स को किस तरह से कम किया जाए, तो यहाँ पे हेल्थ और फैमिली अफेयर्स के अंदर जो है इनको क्या दिया गया, इनके द्वारा काफ़ी स्टेप्स उठाए गए अच्छे अच्छे, तो इनको अवार्ड मिला है। Who received the 2022 Para Sport Person of the Year Award? तो ये दिया गया अवनी लेखेरा जी को दिया गया, अवनी लेखरा जी को ये दिया गया है, ठीक है। और हम बात करते हैं यूकेज वेस्ट मिडलैंड रीजन विल होस्ट द कबड्डी वर्ल्ड कप इन विच ईयर? तो किस ईयर के अंदर जो है यूके का वेस्ट मिडलैंड क्षेत्र किस साल में होगा कबड्डी का? तो 2025 के अंदर होगा। Prime Minister inaugurate ONGC's U Field onshore facility in which state? तो प्रधानमंत्री ने किस राज्य में ONGC के U Field तटवर्ती सुविधाओं का उद्घाटन किया? तो ये कहाँ किया उद्घाटन? ये किया है आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ किया है? आंध्र प्रदेश के अंदर। Who has become the first female president of Slovenia? सोलियाना की सब फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी है? तो ये बनी है नाताशा पिर्क मुसार। कौन बनी है? नाताशा पिर्क मुसार जो है राष्ट्रपति किसकी बनी है? स्लोवेनिया की बनी है। Which shipbuilding company will build India's first hydrogen fuel cell कैंटामरन वेसल? तो ये जो है कौन है? कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड के द्वारा जो है क्या किया जाए? पहला जो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैंटामरन वेसल का निर्माण किया जाएगा। Which country will host under 19 men's T20 World Cup 2024? तो ये जो है श्रीलंका के अंदर होस्ट किया जाएगा अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप। लास्ट क्वेश्चन है द 7th एडिशन ऑफ द आमोर फैल्कन फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड इन विच फॉलोइंग स्टेट? तो ये आमोर फैल्कन कहाँ पे सेलिब्रेट किया है? मणिपुर के, और मणिपुर के अंदर हाल ही में सिंगाओ फेस्टिवल भी किया गया था। सियांग फेस्टिवल, सॉरी, फेस्टिवल ऑफ वननेस। कौन सा? सियांग फेस्टिवल, जो कि फेस्टिवल ऑफ वननेस है। कौन सा? फेस्टिवल ऑफ वननेस की यहाँ पे बात करता है। और आसाम के अंदर कौन सा हुआ आता है? तो सिल्चर सिलिट फेस्टिवल। कौन सा? आसाम की बात करते हैं तो सिल्चर सिलहिट फेस्टिवल हाल ही में इंडिया और बांग्लादेश और आसाम के टाइज को क्या करने, मजबूत करने के लिए बना था। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक। आई होप आप सभी को सेशन पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक जो है इसको शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको रोज़ रोज़ नई वीडियोस मिल सके। तो चलिए आज का सफ़र यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।